नमस्कार और स्वागत है कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज के आज के इस डीप डाइव में। आज 16 मार्च 2026 है और आज का हमारा जो मिशन है ना वो बहुत ही क्लियर है। बिल्कुल, और वो मिशन है पिछले 48 घंटों की, मतलब 14 से 16 मार्च की जो टॉप 20 कानूनी खबरें हैं उनका एक गहरा और निष्पक्ष विश्लेषण करना। हाँ, एक ऐसा निचोड़ जो जानकारी से भरा हो और समय भी बचाए। मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि मेडिकल साइंस की तरह कानून भी एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होता है, राइट? हड्डी टूटी तो एक्सरे में दिख गई। काश ये इतना आसान होता। वही तो, लेकिन अदालतों में ऐसा नहीं होता। वहां सही और गलत के बीच बहुत सारे ग्रे एरियाज होते हैं और आज हम बिना किसी राजनीतिक पक्ष के विशुद्ध कानूनी नजरिए से इन्हीं ग्रे एरियाज की पड़ताल करेंगे। बिल्कुल सही कहा। तो शुरुआत करते हैं जीवन और आजादी के बुनियादी अधिकारों से। मतलब एक शरीर पर राज्य का अधिकार कहाँ खत्म होता है और व्यक्ति की आजादी कहाँ से शुरू होती है। ये कानूनी दर्शन का बहुत ही पुराना सवाल है और ये सीधे तौर पर लद्दाख वाली उस खबर से जुड़ता है। हाँ, जहाँ केंद्र सरकार ने जो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं सोनम वांगचुक, उन पर से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए की हिरासत 6 महीने बाद हटा ली है। देखिए, एक आम आपराधिक मामले में पहले अपराध होता है, फिर गिरफ्तारी होती है, लेकिन एनएसए प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो। बिल्कुल, वो निवारक हिरासत है। मतलब ये अपराध की सजा नहीं है बल्कि अपराध की आशंका पर आधारित है। तो जब सरकार एनएसए हटाती है तो इसका मतलब ये है कि राज्य का जो थ्रेट असेसमेंट था यानी खतरे का आंकलन वो बदल गया है। मतलब आशंका के आधार पर आजादी कितने दिन रोकी जा सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। और जब आजादी या जीवन के अधिकारों की बात आती है ना, तो पिछले 2 दिनों में कुछ बहुत ही भावुक कर देने वाले फैसले आए हैं। आप हरीश राणा वाले केस की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 32 साल के हरीश राणा को पैसिव यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी है। वो 13 साल से कोमा में थे, पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में। बहुत ही संवेदनशील मामला था ये। लिटरली फैसला सुनाते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला की आंखों में आंसू आ गए थे। मतलब ऐसा लगता है कि वो जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम था वो बस एक ब्रिज टू नोवेयर था, है ना, एक ऐसा पुल जो कहीं नहीं जाता। बिल्कुल, और यहाँ कानून आखिरकार मेडिकल साइंस और मानवीय संवेदनाओं के साथ कदम मिला रहा है। पैसिव यूथनेशिया कोई मौत देना नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि गरिमा के बिना जीवन अधूरा है। डिग्निटी इन डेथ। हाँ, तो लाइफ सपोर्ट हटाना बस मौत को उसका प्राकृतिक रास्ता देना है। कानून ये देखता है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है ये नहीं। सही बात है। और इसी से जुड़ा एक और अभूतपूर्व फैसला आया है केरला हाईकोर्ट से। एक पत्नी को अपने ब्रेन डेड पति के स्पर्म यानी गैमीट सुरक्षित रखने की अनुमति मिल गई है। ये सच में एक नया कानूनी आयाम है। मतलब अगर व्यक्ति ब्रेन डेड है तो जीवन का अधिकार तो खत्म हो गया। तो ये मरणोपरांत प्रजनन का अधिकार आखिर किसका है? देखिए, अदालत यहाँ मृत व्यक्ति के अधिकारों की नहीं बल्कि जीवित पत्नी की प्रजनन स्वायत्ता मतलब रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी की रक्षा कर रही है। जब मानवीय रिश्तों की बात आती है तो मृत शरीर पर सिर्फ संपत्ति का कानून लागू नहीं होता। क्या बात है, ये बहुत ही शानदार दार्शनिक पहलू है। लेकिन चलिए अब जमीनी हकीकत पर आते हैं। ये अधिकार तब क्या काम के जब सिस्टम ही एक भयंकर ट्रैफिक जैम में फंसा हो। आप पेंडिंग मामलों की तरफ इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल। अभी सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में क्रिमिनल ट्रायल्स में हो रही अत्यधिक देरी पर गंभीर चिंता जताई है और इसी बोझ को कम करने के लिए नेशनल लोक अदालत के जो आंकड़े आए हैं ना वो चौंकाने वाले हैं। हाँ, 16 मार्च तक के आंकड़े बताते हैं कि 25,890 मामलों का निपटारा हुआ है और 1258 करोड़ रुपए की भारी रिकवरी हुई है। मतलब ये जो लोक अदालतें हैं ये तो न्यायपालिका के लिए एक प्रेशर कुकर के सेफ्टी वाल्व की तरह काम कर रही हैं, वरना तो सिस्टम ही फट जाए। सही कहा आपने। लेकिन क्या ये ढांचागत समस्या का स्थायी समाधान है? देखिए, इसे हमें आर्थिक प्रभाव के नजरिए से भी देखना होगा। 1258 करोड़ रुपए जो मुकदमों में फंसे थे वो वापस इकोनॉमी में आ गए। ये तो है। तो ये सिर्फ मामले रफा दफा करना नहीं है। जो छोटे विवाद आपसी सहमति से सुलझ सकते हैं उन्हें मेन स्ट्रीम कोर्ट से बाहर निकालना एक बहुत ही जरूरी और असरदार तरीका है। अच्छा, लेकिन जब मुकदमे हाई प्रोफाइल होते हैं तब तो कोई लोक अदालत काम नहीं आती, वहाँ सिर्फ दांव पे चलते हैं। बिल्कुल, जैसे अरविंद केजरीवाल का ताजा मामला। हाँ, दिल्ली के पूर्व सीएम ने अपनी आबकारी नीति मामले को दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच से ट्रांसफर करने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, क्योंकि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने तो उनकी ये मांग ठुकरा दी थी। तो ये ट्रांसफर की मांग आखिर किस आधार पर होती है? इसे कानूनी भाषा में कहते हैं
एप्रीहेंशन ऑफ बायस, यानी पूर्वाग्रह की आशंका। मतलब उन्हें लगता है कि जज उनके खिलाफ है। उन्हें ये साबित नहीं करना होता कि जज सच में पक्षपाती हैं, बस ये साबित करना होता है कि एक आम तर्क संगत इंसान के मन में ये शक पैदा हो सकता है कि उसे न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसे अनुरोध बहुत ही कम मानते हैं, क्योंकि अगर हर कोई अपनी पसंद का जज मांगने लगा तो अदालत का प्रशासन तो पूरा चरमरा जाएगा। बात तो सही है। और अदालतों में तो कई बार ऐसी बेतुकी दलीलें आती हैं कि सुनकर हैरानी होती है। गुजारा भत्ता यानी एलिमनी का एक बहुत ही अजीबोगरीब मामला आया सुप्रीम कोर्ट में। वो 325 रुपए वाला? हाँ, एक पति ने दावा किया कि वो दिन का सिर्फ 325 रुपए कमाता है, तो वो पत्नी को 12,000 रुपए महीने का गुजारा भत्ता कैसे दे। कोर्ट ने इस दावे को सीधा असंभव बताकर खारिज कर दिया। देखिए, फैमिली लॉ में अदालतें सिर्फ कागजी सैलरी स्लिप नहीं देखती, वो व्यक्ति की जीवन शैली, उसकी शिक्षा और उसके कमाने की क्षमता का आकलन करती हैं। मतलब आप जानबूझकर कम नहीं कमा सकते। बिल्कुल। अगर कोई जानबूझकर बेरोजगार बैठा है ताकि उसे पैसे न देने पड़े, तो कोर्ट उसकी क्षमता के आधार पर ऑर्डर दे सकती है। ये न्याय का बहुत ही व्यावहारिक सिद्धांत है। और व्यावहारिक सिद्धांतों की बात करें तो 17 मार्च को, मतलब कल ही, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच एक बहुत बड़ा फैसला सुनने वाली है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत उद्योग की परिभाषा तय होगी। ये बहुत बड़ी बात है ना? मतलब क्या अस्पताल, शिक्षण संस्थान या चैरिटेबल क्लब्स भी उद्योग माने जाएंगे? अगर हाँ, तो लेबर लॉज लागू होंगे, हड़ताल का अधिकार मिलेगा। अगर नहीं, तो लाखों कर्मचारियों के अधिकार खतरे में आ जाएंगे। ये अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही जटिल पेच है। 9 जजों की बेंच को ये तय करना है कि मुनाफे के लिए काम न करने वाले संस्थान भी क्या उद्योग हैं। ये सीधा हमारे लेबर मार्केट का भविष्य तय करेगा। चलिए अब सिस्टम से आगे बढ़ते हैं और तकनीक की दुनिया में चलते हैं। जी। एक तरफ तो हम तकनीक और एआई की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अदालतों में आज भी 18वीं सदी की परंपराएं चल रही हैं। विग और रोब्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मतलब भारतीय अदालतों में जजों और वकीलों द्वारा वो जो ब्रिटिश काल के विग और स्कारलेट रोब्स पहने जाते हैं ना, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए सीजेआई को एक ज्ञापन सौंपा गया है। ये कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि एक कमरे में वकील घोड़े के बालों वाले विग पहनकर पसीना बहा रहे हैं और दूसरे कमरे में एआई से याचिकाएं लिखी जा रही हैं। ये विरोधाभास दरअसल न्यायपालिका के संघर्ष को दिखाता है। वो विग और लाल गाउन सिर्फ कपड़े नहीं है, वो अथॉरिटी और सत्ता के पुराने प्रतीक हैं। मनोवैज्ञानिक दूरी बनाने के लिए। बिल्कुल। लेकिन डिजिटल दौर में इन्हें छोड़ने में संघर्ष तो हो रहा है। और जहां तक एआई की बात है, सीजेआई सूर्यकांत ने साफ कहा है कि तकनीक केवल मदद कर सकती है, न्याय को मानवीय ही रहना होगा। हाँ, और पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी तो ग्लोबल लीगल कन्वेंशन 2026 में यही कहा ना कि तकनीक के दौर में कानून को भरोसे का आधार बनना चाहिए। सही कहा। और ये बात कितनी सच है, ये लुधियाना वाले केस से साबित हो गई। अरे हाँ, वो AIPIL वाला मामला। मतलब लिटरली एक व्यापारी ने एआई की मदद से सुप्रीम कोर्ट में PIL डाल दी, लेकिन जब उससे कानूनी शब्दों का मतलब पूछा गया तो वो कुछ समझा ही नहीं सका। सीजेआई ने तो उसे सरेआम अंग्रेजी टेस्ट देने की चुनौती दे डाली और याचिका खारिज कर दी। ये सुनने में मजेदार जरूर है, लेकिन ये जवाबदेही का बहुत बड़ा संकट है। अगर AI कोई गलत तथ्य लिख दे जिससे अदालत की अवमानना हो, तो आप किसे जेल भेजेंगे? एल्गोरिदम को तो जेल नहीं भेज सकते। बिल्कुल, इसलिए जवाबदेही इंसानों की ही होनी चाहिए। और डिजिटल दुनिया की चुनौतियां सिर्फ AI तक नहीं है, जासूसी का तो पूरा भूगोल ही बदल गया। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के केस की तरह। हाँ, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। मतलब अब जासूसों को सीमा पार करने की जरूरत नहीं है, बस एक यूट्यूब चैनल बना लो। देखिए, डिजिटल स्पेस में अपराधों का कोई स्पष्ट अधिकार क्षेत्र या ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता। एन्क्रिप्टेड मैसेज से जासूसी करना पारंपरिक जासूसी से भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। क्योंकि उसकी पहुंच असीमित है। बिल्कुल, और हाईकोर्ट का सख्त रुख इसी बात को दर्शाता है। अब पहुंच की बात निकली है, और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कानून अब उन दायरों में पहुंच रहा है जो पहले सिर्फ सामाजिक मुद्दे माने जाते थे, जैसे कि मासिक धर्म अवकाश या मेंस्ट्रुअल लीव का मुद्दा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य छुट्टी की नीति बनाने वाली याचिका खारिज तो कर दी, लेकिन केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो इस पर विचार करे और नीति बनाए। यहाँ अदालत ने शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स का ध्यान रखा है। अच्छा, मतलब वो खुद कानून नहीं बना सकते। बिल्कुल, अगर अदालत अनिवार्य छुट्टी का आदेश दे देती तो शायद प्राइवेट कंपनियां महिलाओं को नौकरी देना ही कम कर देती। ऐसे सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर नीति बनाना सरकार का ही काम है।
बहुत सही पॉइंट है। और सामाजिक संवेदनशीलता की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉक्सो मामलों में एक बहुत अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पीड़ित बच्चों को बार बार कोर्ट में बुलाना उन्हें मानसिक आघात या ट्रॉमा देता है। अदालती प्रक्रिया को खुद एक सजा नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल। और इसी तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा आदेश दिया है। आवासीय इमारतों में दिव्यांगों के लिए लिफ्ट और जिम तक पहुंच होना कोई चैरिटी नहीं है, बल्कि उनका मौलिक अधिकार है। ये बदलाव बहुत सकारात्मक है। कानून अब सिर्फ सजा देने तक सीमित नहीं है, वो सहानुभूति और समान अधिकारों की तरफ बढ़ रहा है। और पर्यावरण के लिए भी सुप्रीम कोर्ट सख्ती दिखा रहा है। गंगा किनारे जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, उस पर अदालत ने केंद्र से एक विस्तृत रिपोर्ट मांग ली है। पर्यावरण संरक्षण तो अब एक वैश्विक कानूनी विषय बन चुका है। ग्लोबल विषय से मुझे याद आया, पेरू वाली खबर तो मतलब सच में हैरान करने वाली है। वो अमेज़न के जंगलों वाली खबर। हाँ, वहां दुनिया में पहली बार बिना डंक वाली मधुमक्खियों को, स्टिंगलेस बीज को कीटनाशकों और वनों की कटाई से बचाने के लिए कानूनी अधिकार दे दिए गए हैं। मतलब जहां इंसानों के अधिकार अभी तक पूरी तरह नहीं सुलझे हैं, वहां कीड़ों को कानूनी मान्यता मिल रही है। ये क्या हो रहा है? ये सुनने में जरूर अजीब लगता है, लेकिन ये अर्थ ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी पर्यावरण न्यायशास्त्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे कंपनियों को कानूनी व्यक्ति माना जाता है ताकि वो केस कर सकें, ताकि लीगल एक्शन हो सके। वैसे ही अब इन मधुमक्खियों के पास लोकस स्टैंडर्ड है। मतलब अगर कोई जंगल काटता है तो कोई भी पर्यावरणविद उन मधुमक्खियों की तरफ से अदालत में मुकदमा लड़ सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब कानून अपनी सीमाएं पार करता है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी उलझनें भी पैदा होती हैं। जैसे विदेश नीति और कानून का तालमेल। अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि कैसे भारत ने ईरान के हॉर्मुज जल डमरू मध्य से 2 तेल टैंकरों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित की। ये तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की ताकत है। लेकिन दूसरी तरफ यही अंतर्राष्ट्रीय कानून आम नागरिकों के लिए सिरदर्द बन जाता है। आप एनआरआई शादियों में तलाक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। जब भारतीय जोड़े विदेश में तलाक लेते हैं तो जुरिस्डिक्शन और संपत्ति को लेकर भारी मुश्किलें आती हैं। शादी इंडिया में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होती है और तलाक कैलिफोर्निया या लंदन में फाइल हो रहा है। हाँ, ये प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का टकराव है। भारतीय अदालतें अक्सर विदेशी तलाक को स्वतः मान्यता नहीं देती। इसका नतीजा ये होता है कि इंसान एक देश में तलाकशुदा है और दूसरे देश में कानूनी रूप से विवाहित। ये सच में एक बहुत बड़ी कानूनी पहेली है। तो कुल मिला के आज के इस कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज के डीप डाइव को अगर हम समेटें तो हमने देखा फिर 14 से 16 मार्च के बीच आखिर क्या क्या हुआ। बिल्कुल। एनएसए की हिरासत हटने से लेकर इच्छा मृत्यु के ऐतिहासिक फैसले तक और अदालतों के पेंडिंग मामलों से लेकर पेरू की मधुमक्खियों के अधिकारों तक। सार यही है कि कानून कोई रुकी हुई चीज नहीं है। समाज, तकनीक और पर्यावरण के साथ साथ इसे भी अपनी सीमाएं लगातार बढ़ानी पड़ रही हैं। और इसी बढ़ती सीमा पर श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगा, जिस पर जरूर सोचिएगा। आज हमने देखा कि पेरू में मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार मिल गए हैं और हमारी अदालतों में एआई याचिकाएं ड्राफ्ट कर रहा है। तो जरा विचार कीजिए, क्या अगले 10 सालों में ऐसा समय आएगा जब किसी कंप्यूटर एल्गोरिदम या एआई को एक इंसान की तरह लीगल पर्सन का दर्जा दे दिया जाएगा? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और अगर वो कोई गलती करता है तो वो अदालत में अपने हक का मुकदमा कैसे लड़ेगा, इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा। कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज के आज के अंक में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।